प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 5वें पाठ सजीव एवं उनका परिवेश, लिविंग एंड देयर हैबिटेट, इस पाठ से हम अपने चौथे वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, आप सबों ने इससे पहले अपने वीडियो में इसी पाठ से सजीव एवं निर्जीवों में अंतर के बारे में देखा था। दूसरे भाग में आपने विभिन्न प्रकार के आवासों की जो चर्चा हुई थी इस धरती पर, जैसे स्थलीय आवास, जलीय आवास, वायवीय आवास, हमने उस पर चर्चा किया था। और इसके बाद जो है आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अपने तीसरे वीडियो में हमने आपसे स्थलीय आवास के मरुस्थल आवास पर चर्चा की थी, जिसमें कि हम सभी वहाँ रहने वाले जंतु, जैसे ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, हम उसके बारे में और वहाँ पाए जाने वाली वनस्पतियों पर चर्चा किया था। बच्चों, आप यदि इन सारे वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल से है। आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपको सारे के सारे वीडियो एक स्थान पर मिल जाएंगे। आइए आज हम जलीय आवास में रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के बारे में चर्चा करें। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे धरातल पर का 2/3 हिस्सा जल का है, लेकिन ये जल सभी जगह एक जैसे नहीं होते हैं और जीव भी अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में, आवास में या परिवेश में आपने पहले जाना कि जो रहते हैं वो अपने आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं, है ना। तो हम पहले यह जानने की कोशिश करें कि जलीय आवास कितने तरह के होते हैं। बच्चों, जलीय आवास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला है मृदु जलीय आवास, फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब हमें देखना है कि मृदु जलीय आवास के अंतर्गत कौन कौन से आवासीय क्षेत्र आते हैं। तो बच्चों, इसके अंतर्गत तालाब, झील, नदी, नहर, ऐसे जो क्षेत्र हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, वो सभी आते हैं। अब देखिए, मृदु जलीय आवास में जो जल होता है वो मीठा होता है। मीठा का अर्थ क्या होता है? सामान्यतया आप यह समझिए कि हम लोग जो जल पीते हैं जिस तरह का, उस तरह का मीठा, है ना। चीनी डाला हुआ या गुड़ डाला हुआ मीठा हम इतना ही समझते, मतलब जो पीने के अनुकूल होता है। इसे पुनः जो है 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है बच्चों, है ना। पुनः 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है स्थिर मृदुजल, जिसे लैंटिक भी बोलते हैं। यानी ऐसे जो जलीय आवास होते हैं मृदुजल वाले, वहाँ पर पानी स्थिर रहता है, उसका पानी बहता नहीं होता है, जैसे तालाब, झील आदि। और इसी में दूसरा जो भाग है वह है गतिशील मृदुजल, लॉटिक हैबिटेट। अब देखिए, गतिशील मृदुजल, आप जानते हैं मीठे जल के बहुत सारे स्रोत में जल गतिशील भी होता है, जैसे नदी में आपने देखा पानी बहता रहता है, नहर, नाले, झरने आदि। तो इस तरह के जो 2 हमारे मृदुजल वाले आवास हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार के आवास में अलग अलग तरह के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे मछली, जलीय कीट, केकड़े और अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ। बच्चों, आइए आगे अब हम लवण जलीय आवास की चर्चा करेंगे। लवण जलीय आवास
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे हम इसे अंग्रेजी में मैराइन हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। मैराइन समुद्रीय या लवणीय, लवण मतलब नमक। तो इस तरह के जो आवास होता है उसका जो जल होता है बच्चों, वह नमकीन या खारा होता है ना। नमकीन या खारा आप समझ रहे हैं, नमक का स्वाद तो आपको पता है। और इसमें भी अनेक प्रजाति की मछलियाँ, केकड़े, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल और वनस्पतियाँ भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। और आवास के अनुसार एक आवास के जंतु या वनस्पति दूसरे प्रकार के आवासों में नहीं के बराबर पाई जाती हैं बच्चों। इस पर हमें ध्यान रखना है ना। आगे हम इसको बढ़ते हैं। आइए हम जो है अब विभिन्न प्रकार के जो हमारे जंतु हैं हम इसकी चर्चा करें, है ना। अब इसमें देखिए बच्चों, आगे चित्र में आपको एक मछली दिखाई पड़ रही है। ये जो मछली है, आप इसके शारीरिक बनावट को पहले ध्यान से देख लें क्या क्या है। इसके मुख को दिखाया गया है, आँखों को दिखाया गया है, गलफड़े को दिखाया गया है, इसके पंखों को, जिसको फिन्स कहते हैं, पंख यानी चिड़िया के पंख नहीं, ये फिन्स जो होते हैं इसको दिखाया गया है। और इसके बाद जो है इसके पूंछ को दिखाया गया है। तो आखिर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मछलियाँ जो हैं वह जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। देखिए, आप देखेंगे मछलियों का जो शरीर होता है बच्चों, वह धारा रेखीय होता है, स्ट्रीमलाइंड। धारा रेखीय यानी धारा जो बहती है इसके साथ चलने के लिए या इसके विपरीत चलने के लिए, है ना, बना हुआ होता है। धारा रेखीय शरीर होता है, मोटा मोटी आप समझिए तरकु रूप, स्पिंडल शेप्ड होता है, जो आगे से भी छोटा, है ना, और पीछे से भी छोटा, बीच में मोटा, तरकु के समान, है ना, ताकि पानी में चलते समय उसे जल का प्रतिरोध, जल का विरोध कम से कम झेलना पड़े। और साथ ही इनका जो शरीर होता है ये पार्श्व भाग से चपटा हुआ होता है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लैटरली कंप्रेस्ड। तो चपटा होने के कारण क्या हो गया, शरीर सीधा खड़ा रूप में हो जाता है। और धारा रेखीय, इस दोनों के कारण पानी में मछलियों को चलने में कम प्रयास करना होता है। लेकिन अन्य जीवों में इस प्रकार का शरीर, जो स्थलीय जीव आप देखिए या और दूसरे भागों में रहने वाले जीव हैं, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, तो उनका शरीर इस विशेष प्रकार का नहीं होता है। दूसरा है बच्चों, मछलियों के शरीर पर बहुत सारे सल्क होते हैं। आप सल्क देखते होंगे, आप जब मछली खरीदते हैं, आपके घर में जो मछली खरीदता है या मछली पकड़ के जो लाया जाता है, तो उसके शरीर के ऊपर पर छोटी 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 गोल गोल या अंडाकार या कुछ खास विशेष प्रकार की आकृति के छोटी छोटी रचनाएं होती है। तो इसे ही हम सल्क कहते हैं बच्चों। और ये सल्क की उपस्थिति के कारण, है ना, उनका जो शरीर है वह चिपचिपा या लसलसा तरह का हो जाता है। और ये जो लसलसा या चिपचिपा पदार्थ है उसे जलरोधी बनाता है, उसके शरीर को जलरोधी बनाता है। आप देखे होंगे यदि आपके पाँव या हाथ, है ना, ज़्यादा देर तक पानी में रह जाते हैं तो देखते हैं ना चमड़ा किस तरह से सिकुड़ जाता है, या मतलब जो है वो रिंकल्स टाइप के हो जाते हैं, है ना। यानी जल में कोई जीवित चीज़, हमारे शरीर के कोई अंग यदि ज़्यादा समय तक रह जाए या कोई भी दूसरा भी निर्जीव चीज़ भी रह जाता है तो वह सड़ने लगता है। लेकिन मछलियाँ तो हमेशा रहती है, उनका शरीर जो है हमेशा जल में ही होता है, लेकिन वो कभी सड़ती नहीं। क्यों? तो उनका शरीर पर जो सल्क होते हैं वह उनके शरीर को जलरोधी बना देते हैं। जलरोधी का मतलब जल में रहने के लायक बना देते हैं। आगे हम देखेंगे मछलियाँ जल में गति करती है, हम लोग स्थल पर गति करते हैं। हम लोगों को स्थल पर, ज़मीन पर, है ना, मिट्टी पर, चट्टानों पर चलने के लिए पाँव होते हैं,
लेकिन पानी में तो हम यदि चलेंगे तो नीचे ठोस पर रख करके ही चलेंगे और पानी पर चलने में विरोध के कारण हमें दिक्कत होती है। लेकिन मछलियाँ आसानी से चलती हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि पानी में गति करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए आप देखें, आपको हमने चित्र जो दिखाया था उसके पार्श्व भाग में, निचले भाग में जो है चपटे चपटे पंख यानी आप समझिए ये पंख जो है फिन्स कहलाते हैं अंग्रेजी में, उसी से अंतर होगा। ये चिड़ियों में भी पंख हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो विंग्स होते हैं बच्चों, है ना। वो पंख दूसरे हैं जो उसे हवा में उड़ने को मदद करते हैं। तो इस तरह से पंख फिन्स पाए जाते हैं और उनके शरीर में पीछे की ओर पूंछ होती है। देखिए, तो ये गति के साथ साथ संतुलन भी बनाती है और पूंछ की सहायता से, पूंछ एक पतवार की तरह काम करता है पानी में, जैसे नाव में पतवार आपने देखा था, तो ये पतवार की तरह काम करती है और वह पानी में आसानी से मछलियों को दिशा बदलने में भी और संतुलन बनाने में भी मदद करता है बच्चों। ठीक बगल में दूसरा यहाँ होता है और फिर एक ऊपर भी होता है। आप यहाँ पर देखिए, ऊपर में भी होता है। ये सारे हमारे फिन्स हैं मछलियों के, है ना। हम जो मछलियों के बारे में पढ़ रहे हैं उनके फिन्स हैं। और फिर आप देखिए ये जो पूंछ है, पूंछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से पतवार की तरह काम करती है और मछलियाँ आसानी से पानी में गति करती रहती हैं। देख लिया आपने बच्चों। आइए आगे, अब हम इसके खास अंग, हम जानते हैं कि पानी में डूबे रहने के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मछलियाँ उपयोग नहीं कर पाती, तो आखिर ये सांस कैसे लेती है? देखिए बगल के चित्र में एक खास प्रकार की मछलियों में पाए जाने वाला श्वसन अंग, आप इसके बारे में देखेंगे। इसे जो है हम लोग गल्फर कहते हैं, गिल्स, है ना। आप इसके बारे में भली प्रकार से जानते हैं बच्चों। कैसे जानते हैं? क्योंकि जब भी मछलियाँ बिकने के लिए बाज़ारों में या घरों के पास गाँव में आती हैं, तो वो ताज़ी हैं या नहीं, अच्छी हैं या नहीं, सड़ी गली तो नहीं है, ज़्यादा समय की यानी बासी तो नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सीड़ के पास के एक खास अंग जिसे कि गल्फर कहते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इस चित्र में भी आप गल्फर को देखिए, है ना। इस तरह से दिखेगी पहले, लेकिन उसको जब आप उठाएंगे तो अंदर देखिए इस तरह से लाल लाल गुलाबी गुलाबी धारियों वाली एक संरचना पाई जाती है। इसे ही गल्फर कहा जाता है। ये गल्फर में कोई खास प्रकार का एक विशेषता है कि ये जल में घुले ऑक्सीजन को, है ना, ये पकड़ लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और फिर उसे खून की रक्त नलिकाओं में वह ऑक्सीजन चला जाता है और उसी से श्वसन के जो कार्य हैं वह मछलियों के अंदर होते हैं। तो ये खास अंग जलीय जीवों में ही पाया जाता है, सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। कुछ खास जीव अलग अलग भी होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे बच्चों, है ना। तो ये आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ये खास अंग गल्फर जो है ये पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से जल में घुले ऑक्सीजन को श्वसन में उपयोग करके जो है मछलियाँ, है ना, सांस लेती है। तो ये सभी जो शारीरिक एवं आंतरिक अनुकूलन मछलियों में था, इसके कारण ही मछलियाँ पानी में आराम से जीवन यापन कर लेती है बच्चों। आइए बच्चों आगे हम अब चलें। देखिए ये व्हेल तथा डॉल्फिन को दिखाया जा रहा है ना बच्चों। अब देखिए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हेल या डॉल्फिन जो है ये मत्स्य वर्ग की जीव नहीं है, ये स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। और स्तनधारी में सांस के लिए, है ना, नाक पाए जाते हैं, गल्फर नहीं पाए जाते हैं। डॉल्फिनों में या व्हेल मछली में सीड के पास छिद्र होता है बच्चों। आप उसको ध्यान से यदि लोकेट करेंगे तो देखेंगे, इस चित्र में आप देखिए यहाँ पर ये छिद्र दिखता है। इस चित्र में बच्चों आप यहाँ पर देखिए, है ना, ये जो है आपको छिद्र थोड़ा सा आभास होता होगा। अब इससे कैसे सांस लेती है? तो ये करती क्या है कि ये समय समय पर हवा में आती हैं और उसी समय जो है ये सांस ले लेती हैं। व्हेल एक बहुत बड़ा जो जंतु है ना, उसमें क्या होता है कि वो पानी के धरातल पर आकर के अपने सीढ़ को पानी से बाहर निकाल करके वो जो है ना,
पूरी हवा को अंदर खींच लेती है और उस हवा को संग्रहित रखने के लिए उनके शरीर के अंदर बड़े बड़े एयर चैम्बर्स, वायु है ना, कोस्ट्स पाए जाते हैं। ये एयर सैक्स भी आप उसको कहते हैं कुछ हिस्सों में। तो अब उसके अंदर वो हवा को भर लेती है, फिर वो पानी के अंदर चली जाती है और अपना सारा काम वो करती रहती है और इन हवा से ऑक्सीजन का वो उपयोग श्वसन के लिए करती है। जब पुनः ये जो है हवा से ऑक्सीजन है ना खत्म हो जाता है तो वो फिर थोड़ी देर में सतह पर आती है और वो पूरी उस हवा को जो है ना फव्वारे के रूप में ऊपर फेंक देती है। पुनः फिर से ताज़ी हवा अपने एयर सैक्स या एयर चैम्बर्स के अंदर वो भर लेती है बच्चों। तो है ना बहुत रोचक सी बात बच्चों। ये हम लोग देखेंगे है ना। व्हेल तथा डॉल्फिन को श्वसन के लिए गलफड़े नहीं होते, उसके बदले सिर पर स्थित नासा द्वार से ये श्वसन क्रिया करते हैं। इसलिए ये समय समय पर जल की सतह पर आकर हवा को अपने शरीर के अंदर स्थित एयर चैम्बर्स में भर लेते हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर क्रियाशील रहते हैं बच्चों। आगे हम अब देखेंगे और भी जलीय जीव होते हैं। अभी आपके सामने में चित्र आ रहा है बच्चों। ये चित्र किस किस चीज़ का है? देखिए आपकी जो बाईं तरफ के चित्र हैं, ये जो चित्र आपको हम दिखा रहे हैं अभी, ये जो चित्र है ये क्या है? ऑक्टोपस का है। और इसके बगल वाला ये आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का चित्र है? ये स्क्विड का है बच्चों। ये दोनों भी जो है ना जलीय जीव हैं, जल में रहते हैं। ये समुद्रों में पानी की तली पर रहते हैं। देखिए आप इसकी संरचना को तो देख रहे हैं बच्चों। आपने व्हेल और डॉल्फिन में तो देखा कि शरीर तो धारा रेखीय था, पुच्छ है ना, यानी फिन्स और टेल्स भी उसमें थे, लेकिन इसकी शारीरिक संरचना तो कुछ अलग जैसी दिखती है बच्चों। आप जब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये संपूर्ण जो है ये क्या कुछ अलग जैसी दिख रही हैं। तो ये कैसे जल के अंदर रहते हैं? देखिए हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो ऑक्टोपस और स्क्विड जो होते हैं इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है ना। ये इस पॉइंट को हम जो है आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर जो है ये धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जब ये तैरते हैं ना बच्चों, इनका शरीर इतना कोमल होता है कि ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, है ना। और फिर जब ये सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए भी इनमें गल्फर नहीं होता है, मछलियों की तरह गल्फर नहीं होता है, लेकिन उसी तरह की मिलती जुलती संरचना जिसे कि क्लोम कहा जाता है ना बच्चों। ये क्लोम पाए जाते हैं जिससे ये पानी में घुले ऑक्सीजन का आसानी से उपयोग कर लेते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे मेढक के बारे में। मेढक भी हालांकि ये उभयचर है, एम्फीबियस है, ये पानी में भी रहता है और क्या करता है, स्थल पर भी रहता है। तो इस तरह के भी कुछ जीव हैं, जैसे मेढक है, बतख है। आप इसकी संरचना को आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो जब ये स्थल पर रहेगा तो वहाँ पर भी इसको चलना है और इसके शत्रु भी ढेर सारे होते हैं। तो ये क्या होता है, इसका अनुकूलन आप देखिए। तो इसके पिछले पाँव पर हम ध्यान देंगे बच्चों। ये पिछला पाँव जो है देखिए, ये थोड़ी लंबी भी होती है ना, विकसित होती है, मांसल होती है और मजबूत होती है। इसके कारण ये क्या करता है, ये झटके से धरती को है ना, झटके से यानी झटका देते हुए ये लंबी उछाल भर लेता है। आपने देखा होगा मेढक को कूदते हुए, वह मेढक कूद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए आपने देखा। और इसके छोटे अगले पाँव जो होते हैं, अगले जो पाँव होते हैं ये छोटे होते हैं और इसी पर जो है इन अगले पाँव पर यह कूदने के बाद अपने शरीर के बैलेंस को जो है संभालता है और स्थिर रह जाता है बच्चों। ठीक है ना। अब देख लीजिए इसको। उसके अलावा आप देखिए, अब जब ये पानी में जाता है तो आप इसके पिछले पाँव की अंगुलियों को बीच में देखिएगा, ये झिल्ली युक्त होती हैं। यहाँ ये जो अंगुलियां हैं ये जो होती है ये झिल्ली युक्त होती है, यानी चौड़ा रडर की तरह हो जाती है ना, पतवार की तरह। और ये पानी को पीछे धकेलते हुए है ना ये पानी में गति करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मेढक के गति के लिए पिछले पाँव का ज़्यादा उपयोग होता है,
चाहे वह जमीन पर हो या पानी में हो। इसलिए और शरीर भी आप देखिए आगे से थोड़ा नुकीला यानी छोटा और पीछे की ओर बड़ा, तो मोटा मोटी धारा रेखी होता है। यह सांस जो है ना, क्या करता है, त्वचा से भी लेता है, चमड़े से भी करता है ये। और इसके साथ ही साथ इसके सिर के अगले हिस्से पर है ना नासा छिद्र भी पाए जाते हैं। इस जगह पर आप देखिए ये 2 नासा छिद्र आपको दिखेंगे। इससे मतलब कि इसमें फेफड़े भी होते हैं, है ना। लेकिन जब ये हाइबरनेट करता है, निष्क्रियता की अवस्था में जाता है, तो वैसी स्थिति में जो है इसके जो त्वचा होती है, चमड़े होते हैं, इसके नम हिस्से से भी जो है श्वसन की क्रिया होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बतख। बच्चों, मेढक एवं बतख जैसे जो उभयचर जीव यानी पानी और स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं, इसके लिए उसका शरीर कैसे अनुकूलित होता है। इसमें तो मेढक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि उसका पिछला पैर लंबा, मांसल और मजबूत होता है ना। अब आइए हम लोग बतख को देखें। बतख की तस्वीर को हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये भी जमीन पर चलती हैं ज़्यादा, लेकिन ये पानी के लिए अनुकूलित होती हैं। इनके जो है टांगों की अंगुलियों को देखिए किस प्रकार ये झिल्ली युक्त हैं, है ना। ये झिल्ली युक्त जो होती हैं, इनके टांगों की अंगुलियों को हम ध्यान से देखेंगे तो इसी के सहारे ये पानी में आसानी से तैरती हैं। जमीन पर चलते समय थोड़ी इससे असुविधा होती है। इसी कारण आप देखते होंगे कि बतख जमीन पर धीरे धीरे चलती है। बाकी शरीर का सारा अनुकूलन है ना सही होता है, जो पानी में इसे गति करने के लिए देता है। बतख के पैरों की अंगुलियां भी झिल्लीदार होने के कारण पानी में तैरने में मददगार होती हैं, और ये दोनों नासा छिद्र और फेफड़े से श्वसन करते हैं बच्चों। इस तरह से जो है जलीय जीवों का हो गया। अब हम जलीय पौधे जिसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, इनमें अनुकूलन की चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पानी के लिए जो मुख्य चीज़ें थी, इस पर हम ध्यान देंगे, है ना। इस पर हम लोग ध्यान देंगे क्या कि पहली परेशानी है कि पूरे जीव के शरीर को पानी में सड़ने से बचाना। जंतुओं में तो गति की स्थिति और श्वसन की स्थिति, ये चीज़ थी। और पोषण के लिए तो जंतु जो है वो अपना भोजन इधर उधर के जीवन में शिकार करके ले लेते हैं। पौधों में हम देखेंगे इस रूप में, है ना। हम इन्हीं अनुकूलनों पर चर्चा करेंगे। जलीय पौधों के जड़, तने तथा पत्तियों की विशिष्ट संरचनाएं उसे जलीय वातावरण के लिए अनुकूल बनाती हैं बच्चों। देखिए, जलीय पौधे की अनेक श्रेणियां होती है। जैसे ये पौधे पूर्णतः जल निमग्न यानी पूर्णतः जमीन में पानी में डूबे हुए होते हैं। जैसे हाइड्रिला वैलिसनेरिया का उदाहरण आप ले सकते हैं। पानी पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाले ऐसे भी पौधों को आपने देखा होगा जो पानी के ऊपरी सतह पर भी तैरते रहते हैं, जैसे जलकुंभी, है ना। और जल की सतह पर फैले हुए यानी उनका जड़ जो होता है नीचे ज़मीन में, और बाकी का हिस्सा जो है वो पानी की सतह पर इस तरह के होते हैं। लेकिन जलकुंभी का जड़ ज़मीन के नीचे नहीं होता है, क्योंकि जड़ यदि ज़मीन में लगा हुआ होगा तो फिर जलकुंभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे बच्चों। तो आइए अब हम इन सबों के बारे में देखेंगे कि क्या इस प्रकार का अनुकूलन होता है। तो देखिए, पहला क्या है कि इनमें जड़ें जो होती हैं, जड़ों का मुख्य कार्य क्या था, मिट्टी से, है ना, जल का अवशोषण करना ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। तो वहाँ तो पानी पानी है, तो इसलिए उसका यह काम नहीं होने के कारण जड़ें अल्प विकसित या अनुपस्थित हो जाती हैं बच्चे। ठीक है, जड़ों में मूलरोम एवं मूलगोप अनुपस्थित होता है। उसकी जगह पर कुछ पौधों में मूल पॉकेट रहता है बच्चों। ये जड़ की जो संरचना होती है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे कि मूलरोम एवं मूलगोप अनुपस्थित होता है। लेकिन अब होता क्या है इसमें, उसके जगह पर मूल पॉकेट होता है। दूसरा, अब पानी तो बहता रहता है, बहने के कारण पौधे पर जो है वो प्रवाही बल लगेगा, है ना, पानी का बल लगेगा।
तो उससे क्या होगा कि पौधे उखड़ सकते हैं। जब बाढ़ आती है तो आप देखते हैं ना, जो स्थलीय पौधे होते हैं वो उसको उखाड़ देती है, लेकिन जो पौधे पानी में होते हैं, अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि उनके तने और पर्णवृंत ये लचीले होते हैं, साथ ही ये स्पंजी होते हैं। स्पंज आप देखे होंगे, गाड़ियाँ जो होती है उसकी सीट में जो गद्दियाँ लगी हुई होती है ना, तो उसी में छोटे 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 बहुत सारे असंख्य छिद्र होते हैं और उसमें हवा भरी होती है। तो इस तरह से वही जो स्ट्रक्चर है आप समझिए वो स्पंज का है ना। तो तने और पर्णवृंत लचीले, स्पंजी एवं वायुकोष्ठ से भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जल निमग्न जो पत्तियां होंगी, जल के रोधन को, बल को कम करने के लिए ये जो जल निमग्न पत्तियां होंगी ये लंबी लंबी होती है और फीतानुमा रिवन शेप्ड होंगी, जिससे कि पानी को रोक न सके। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां रहेगी तो वो पानी के बहाव को क्या होगा, रोकेंगी। और पानी बल लगाएगा तो वो क्या होगा, कट फट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जो है इनका अनुकूलन होता है कि ये पत्तियां लंबी और फीतानुमा होती है। उदाहरण हमने दिया है हाइड्रिला या वैलेसनेरिया में। आप देखिए इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, एकदम पूरी लंबी लंबी हैं, है ना। तने के बगल में आप निकली हुई पत्तियों को ध्यान से देख लीजिए, है ना बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जब आगे बढ़ेंगे कि जो दूसरा हमने बताया था उदाहरण में, इसमें कमल या कुमुदनी आते हैं, है ना, वाटर लिली, लोटस। अब देखिए इनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं और ये पानी के ऊपरी सतह पर, या सिंघाड़ा भी तो आपने देखा होगा बच्चों आपके गांव में, है ना, इसकी खेती की जाती होगी तालाबों में, तो है ना। तो देखिए ये ऐसे जो पौधे हमने आप भी बताया आपको, कमल, कुमुदनी, सिंघाड़ा, है ना, इनकी पत्तियों को प्लावित पत्तियां कहा जाता है। तो ये पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं और लगभग गोलाकार होती है ना। साथ ही साथ पानी के ऊपर होती हैं, ये हवा के भी संपर्क में आती हैं। तो इसको सड़ना से बचाने के लिए इनके शरीर के ऊपरी सतह पर मोमिया परत होता है ना, मोम का परत। देखेंगे आप कमल के पत्ते पर थोड़ा सा ऐसे पानी डालिए, आप देखिएगा वो गोल बूंद के जैसा बन के इधर से उधर लुढ़क कर चला जाता है, यानी वो पानी रुकता नहीं, है ना। पानी में रुकने के कारण बहुत सारे कार्य में जो है वो व्यवधान हो जाएगा, है ना। जैसे फिर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, अथवा फिर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उसके ऊपरी सतह पर स्टोमाटा पाए जाते हैं पत्तियों के ऊपरी सतह पर, है ना। तो ये सारी क्रियाएं पानी जमा होने से दिक्कत हो जाएंगी बच्चों। अब आइए हम तीसरे प्रकार के जो हमारे पौधे हैं, जलकुंभी, है ना। ये स्वतंत्र तैरने वाले पौधे जलकुंभी, इनकी पत्तियों के, है ना, पर्णवृंत में हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ध्यान से हम यहाँ पर इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे इस चित्र को, है ना। देखिए ये जो इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों के पर्णवृंत को आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये पूरा सब में देखिए ये फूली हुई होती हैं, है ना। क्यों होती है बच्चों, ये फूली हुई होती हैं, इसमें वायुकोष्ठ होता है ना। और वायुकोष्ठ होने के कारण चूंकि इनकी जड़ें तो मिट्टी में लगी हुई नहीं होती है, ये पानी में तैरती है। तो पानी में कौन सी चीजें तैरती है बच्चों, जो हल्की होती है। तो ये पर्णवृंत पत्तियों के पूरे शरीर को हल्का बना देते हैं कि हवा को इसके अंदर भर करके, है ना। वायुकोश इसे ही यहीं रहते हैं और इसमें हवा भरने के कारण फूले रहते हैं, जो इसे तैरने में मदद